नमस्कार, शिवाय एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, सबसे पहले तो आज हम बात करेंगे हमारे हिंदी के चैप्टर के बारे में। मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आई है कि हिंदी का जो है वो नेक्स्ट चैप्टर करा दिया जाए, तो इसलिए हमने थोड़े दिन के लिए इंग्लिश की क्लास को स्किप कर दिया है 2 से 4 दिन के लिए। कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं हिंदी के, हम उनको कंप्लीट कर लेते हैं पहले तो, उसके बाद फिर हम दोबारा से अपना इंग्लिश का ही टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो तब तक आप इंग्लिश की जो वीडियो अभी तक हमने बनाई है 6 से 7 वीडियो आ चुकी हैं, आप उनको एक बार देख के प्रैक्टिस कर सकते हो अपना घर पे ही। और उसके बाद फिर आप जैसा भी उसमें आपकी प्रॉब्लम है तो आप उसको कमेंट में मेरे को बता सकते हो, हम उनको क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो जैसा कि हमारे पास रिक्वेस्ट आई है बहुत सारे बच्चों की कि हिंदी की क्लास है वो दोबारा से एक बार फिर से स्टार्ट कराई जाए। उस दिन उसका सिर्फ एक चैप्टर ही हुआ था, उसके बाद से वो क्लास जो है वो स्किप है। तो आज हम हिंदी की ही क्लास के बारे में बात करेंगे, हम हिंदी की क्लास स्टार्ट करेंगे आज। तो हिंदी का हमने उस दिन एक चैप्टर वर्ण चैप्टर जो है उसको कंप्लीट कर लिया था। मेरे पास बहुत सारे स्कूल के बच्चों के भी कमेंट भी आए हैं, उनके मैसेजेस भी आए हैं मेरे पास, तो उन्होंने उसी क्लास को आगे स्टार्ट करने के लिए उन्होंने भी रिक्वेस्ट की है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बच्चों ने भी इसके लिए कहा है। तो आज हम सबकी रिक्वेस्ट को देखते हुए तो हम स्टार्ट करेंगे अपनी हिंदी की ही क्लास आज। तो हमारे पास हिंदी की क्लास है आज। तो हिंदी में हमने वर्ण चैप्टर जो है उसको हमने कंप्लीट कर लिया था, जहाँ पे आपको पता चल गया था कि कैसे अनुस्वार अनुनासिका तक क्या होता है, किसके उच्चारण स्थान क्या होते हैं वर्ण के, वो सारे के सारे हमने उसमें देख लिए थे। आज हमारे पास नेक्स्ट एक चैप्टर होता है जो चैप्टर है शब्द। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अभी यूपी का कोई एग्ज़ाम था तो उसमें इसमें से बड़े सारे क्वेश्चन आए हुए थे इस चैप्टर में से भी। वो हर बार ऐसा ही होता है, जो यूपी टैट हो गया उसमें चाहे तो, या फिर यूपी के रिलेटेड और भी बहुत सारे अभी यूपी के बहुत सारे फॉर्म निकले हैं तो वहाँ पे भी इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा देश के बहुत सारे और भी ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं, ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे इसके बड़े सारे क्वेश्चन इस चैप्टर में से ही आएंगे। तो आज हम बात करते हैं इसी चैप्टर के बारे में। तो हम बात करते हैं कि शब्द होता क्या है। तो सबसे पहले देखिए, इसमें कहा जाता है कि इसकी जो डेफिनेशन होती है उसमें ये कहा जाता है कि 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से बनी एक सार्थक इकाई को शब्द कहा जाता है। तो सीधी बात क्या है, सबसे पहले जो शब्द है वो एक सार्थक इकाई होनी चाहिए। सार्थक इकाई का मतलब क्या है कि पहले तो उसका कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए। सार्थक इकाई जो है कि उसका कोई ना कोई अर्थ ज़रूर निकलना चाहिए। अगर अर्थ निकलेगा तो हम उसको शब्द मान लेंगे, अगर अर्थ नहीं निकला तो हम नहीं कहेंगे कि वह शब्द है। तो शब्द भी जो है उसके आगे फिर 2 भेद होते हैं। एक तो वो होते हैं जो सार्थक शब्द होते हैं, और एक वो शब्द होते हैं जो निरर्थक शब्द होते हैं। एक सार्थक शब्द और एक निरर्थक शब्द, ये 2 प्रकार के हमारे पास शब्द पाए जाते हैं। सबसे पहले देखिए सार्थक शब्द क्या होता है। सार्थक शब्द हर वो शब्द है जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो, और निरर्थक शब्द वो होते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। अब ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, और वो हमेशा सार्थक शब्दों के साथ में जोड़ के बोले जाते हैं। तो मान लीजिए अगर मैं कहूँ, जैसे हमारे पास कुछ शब्द होते हैं चाय वाय। अब आप एक चीज़ देखिए, कई बार हमारे घर में मेहमान आते हैं तो हम उनसे पूछते हैं चाय वाय लेंगे। अब चाय तक तो ठीक है, पर वाय क्या? तो ये चाय के साथ एक शब्द ऐसा जुड़ गया है जिसका कोई अर्थ नहीं है। ऐसे ही पानी वानी, पानी वानी, इस प्रकार के बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो आप डेली रूटीन की भाषा में प्रयोग करते हो। तो यहाँ पे हमें पता है चाय का कोई ना कोई मीनिंग निकलता है, पानी जो है उसका एक पर्टिकुलर मीनिंग है। ऐसे ही चाय के साथ वाय का कोई मीनिंग नहीं होता है, पानी के साथ वानी का कोई मीनिंग नहीं होता है। तो ये ऐसे शब्द होते हैं जो वाय और वानी हो गया, जो शब्द होते हैं निरर्थक शब्द होते हैं, इनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है, पर ये इन सार्थक शब्दों के साथ में बहुत बार प्रयोग किए जाते हैं आम बोलचाल की भाषा में, इसीलिए इन शब्दों को निरर्थक शब्द कहा जाता है। तो शब्द जो हैं हमारे पास वो सार्थक शब्दों की एक इकाई होती है, यानी 2 या 2 से अधिक वर्ण जब कोई एक छोटी इकाई बना देते हैं तो उसको हम एक शब्द कह देते हैं। तो इसके अंदर
दो या दो से अधिक वर्ण भी होने चाहिए और साथ में वो एक सार्थक भी होना चाहिए। जैसे आप देखिए चाय जो है, चा और य, एक और एक दो वर्ण यहाँ पे इसमें जोड़ दिए गए हैं, तो इन दो वर्णों से मिलकर के एक शब्द बन गया है, इसको हम शब्द कह देंगे। पर इन्हीं दो वर्णों से मिलकर के एक और शब्द बना है, इसको हम निरर्थक कहेंगे क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। इसीलिए सार्थक और निरर्थक दो प्रकार के शब्द जो हैं वो हमारे पास होते हैं। तो सार्थक शब्दों को ही हम कहेंगे कि ये शब्द होते हैं। ये शब्द भी आगे चार भागों में बांट दिए जाते हैं। तो वो चार भाग होते हैं तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो ये हमारे पास शब्द जो हैं चार भागों में बांटे जाते हैं। सबसे पहले तो तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो हम बारी बारी से सबकी बात करेंगे। तत्सम शब्द देखिए सबसे पहले होता क्या है। तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग कर लिए जाते हैं। जो संस्कृत भाषा से बिना परिवर्तन के, अब देखिए आप सबको ये बात पता ही है, जो हमारी भाषा हिंदी है वो संस्कृत भाषा से ही निकली है। तो संस्कृत भाषा से जब ये भाषा निकली है तो बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो संस्कृत से सीधे तौर पे ही हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे इसमें हम एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल के साथ सबको क्लियर करते चलेंगे। तत्सम और तद्भव शब्द बहुत सारे शब्द होते हैं। अगर आपके पास कोई बुक है तो आपको उसमें से मिल जाएंगे, अदरवाइज़ डिस्क्रिप्शंस में मैं पीडीएफ का एक लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से इनको देख सकते हो कौन से तत्सम तद्भव शब्द होते हैं, देशज और विदेशज शब्द कौन से होते हैं। मैं इन सब की एक लिस्ट का लिंक डाल देता हूँ, या पीडीएफ वो होगी, आप पीडीएफ डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो या आप लिंक पे जाके उसको क्लिक करके वहाँ से भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो हम बात करेंगे संस्कृत शब्दों की, यानी तत्सम शब्दों की जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं बिना किसी परिवर्तन के। जैसे मान लीजिए एक शब्द है पुष्प, एक शब्द है। अब ये पुष्प शब्द जो है ये हिंदी में भी पुष्प ही होता है और संस्कृत में भी ये पुष्प ही होता है। इसी प्रकार से विद्यालय, इसी प्रकार से कन्या, पुस्तक। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत भाषा से सीधे तौर पे ही हिंदी में प्रयोग कर लिए जाते हैं। पुष्प शब्द का अर्थ पुष्प ही होता है, विद्यालय शब्द का अर्थ विद्यालय ही होता है, कन्या शब्द का अर्थ कन्या ही होता है और पुस्तक का पुस्तक ही होता है। देखिए हम इनका प्रयोग किसी दूसरे रूप में भी करते हैं। जैसे पुष्प को कई जगह पे पुष्प को फूल कहा जाता है, इसी प्रकार से विद्यालय को स्कूल भी कहा जाता है, कन्या को लड़की भी कहा जाता है और पुस्तक को किताब भी कहा जाता है। पर ये शब्द जो हैं, जो अभी मैंने इनके पैरेलल बताए हैं दूसरे शब्द, ये ऐसे शब्द हैं जो तत्सम शब्द नहीं हैं। ये हमारी ही भाषाओं से मिलकर के कुछ शब्द बने हैं। देखिए हमारे देश पे, भारत पे बहुत सारे बाहर के विदेशी लोगों ने आके कई सालों तक राज किया। तो जो व्यक्ति जहाँ पे राज करता है वो अपने साथ अपनी भाषा भी साथ में लेके आता है और उस भाषा को फैलाने का वो प्रयास करता है। और यही प्रयास किए गए बाकी जितने भी लोग आए उन सब के द्वारा। तो हमारे देश में कुछ अरबी लोग भी आए। आपको इतिहास में इसके बारे में पता होगा कि अरबी लोगों ने भारत पर जब अधिकार किया तो चाहे वो थोड़ा क्षेत्र या वो ज़्यादा क्षेत्र, उन्होंने वहाँ पे भाषा तो अपनी वो लेके ही आए। इसी प्रकार से उन भाषाओं के वो शब्द थे जिसमें हम पुष्प को फूल के रूप में जानते हैं, विद्यालय को हम स्कूल के रूप में जानते हैं। तो जैसे स्कूल हो गया वो एक अरबी शब्द है। तो इन चीज़ों से हमें पता चल जाता है कि इनके होते तो और भी हैं, पर अगर मैं प्योर हिंदी की बात करूं तो उसमें यही शब्द होते हैं जो प्रयोग किए जाते हैं। और दूसरी बात क्या है कि वो तत्सम शब्द ही होंगे क्योंकि संस्कृत में भी वही थे और हिंदी में भी अब वही प्रयोग होने लग गए हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है समझने का, नहीं तो तत्सम शब्द ऐसे ही होते हैं। आपको एक लिस्ट इसकी मिल जाएगी, वो आप देख लेना। उसके बाद आते हैं इसमें
तद्भव शब्द, तद्भव शब्द वो होते हैं जो संस्कृत से कुछ परिवर्तन के बाद जो संस्कृत भाषा से कुछ परिवर्तन के बाद हिंदी में प्रयोग होने लग गए हैं। अब देखिए ये परिवर्तन कुछ में किया गया, कुछ में हो गया। अब हो गया कैसे? ये आपने एक शब्द सुना होगा जिसको प्राकृतिक अपभ्रंश कहा जाता है। एक शब्द होता है प्राकृतिक अपभ्रंश। प्राकृतिक अपभ्रंश का मतलब होता है, प्राकृतिक यानी नेचुरल तरीके से, अपभ्रंश का मतलब क्या होता है? परिवर्तन हो जाना, बिगड़ जाना या सुधर जाना, कह नहीं सकते, मतलब कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा ही होगा, तो वो प्राकृतिक अपभ्रंश होता है। तो इस प्रकार से इनको तद्भव शब्द जो है वो बन गए थे। ये अब कैसे बने? देखिए हमारा समाज जो है वो स्टार्टिंग से ही कुछ अलग अलग भागों में बटा हुआ था। जैसे जो हमारा वैदिक टाइम था उसके अंदर 4 वर्णों में समाज को बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के रूप में। तो उस समय की जो परिस्थितियां थी वो इस हिसाब से थी कि उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जिनको पढ़ने लिखने का अधिकार भी प्राप्त नहीं था। अब वो लोग पढ़ने लिखने का अधिकार ही प्राप्त नहीं था, पर बोलने का तो अधिकार प्राप्त था ना। तो उस वजह से क्या होता था, क्योंकि उस समय में कोई दूसरी भाषा तो थी नहीं, थी तो सिर्फ संस्कृत। तो उस संस्कृत भाषा को ही वो लोग जब बोलने का प्रयास करते थे तो उसमें चाहे वो बाय मिस्टेक, यानी उनको पता नहीं होता था कि इसमें कुछ परिवर्तन हो रहा है, पर वो शब्द ही चल जाता था जो वो गलती से कुछ और बोल देते थे। जैसे मान लीजिए अगर कोई शब्द था भ्राता, भ्राता, अब किसी वजह से किसी व्यक्ति को ये बोलना नहीं आया, या मान लीजिए उनको इसके बारे में पता नहीं था, इसका प्रॉपर मीनिंग नहीं पता था। जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति आज के समय में इंग्लिश बोले और वो व्यक्ति जो पढ़ा लिखा भी ना हो बिल्कुल भी, तो जब वो इंग्लिश बोलने का प्रयास करता है तो वो बिल्कुल प्योरली नहीं बोलता है। बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिसको वो थोड़ा बहुत बिगाड़ देता है। अब वो बिगड़ते शब्द आज भी हमारे समाज में कुछ तरीके से फैल गए हैं, वो फैले हुए हैं। आप स्थानीय भाषाओं के साथ जाके उन शब्दों को देख सकते हो। तो ये जो है जैसे भ्राता है, भ्राता, तो भ्राता एक शब्द था और इसको बाद में भाई बना दिया गया। भ्राता शब्द का भाई शब्द इसमें बना दिया गया। अब वो कैसे हुआ? या तो ये प्राकृतिक तरीके से अपभ्रंश हुआ, या फिर ये जानबूझ के भ्राता को भाई बना दिया गया। अब ऐसे ही शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा में कुछ और थे और हिंदी में कुछ और, मिलते जुलते ही वो बने हैं। जैसे संस्कृत में मुख कहा जाता है और हिंदी में इसको मुंह कहा जाता है, हिंदी में इसको मुंह कहा जाता है। ऐसे ही संस्कृत में ये कर्ण होता है, हिंदी में इसको कान कहा जाता है। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे शब्द हैं, जैसे मातृ संस्कृत में है, हिंदी में इसको माता कहा जाता है। ऐसे ही पितृ, इसको पिता। तो ये शब्द ऐसे थे जो या तो बनाए गए या वो अपने आप ही प्राकृतिक अपभ्रंश के कारण बन गए हैं। तो जो शब्द संस्कृत से कुछ बिगड़ के थोड़ा बहुत परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हीं शब्दों को तद्भव शब्द कहा जाता है। तो ऐसे शब्द होते हैं जो संस्कृत से बदलकर हिंदी में आ गए, उनको कहा जाता है तद्भव शब्द। तो तत्सम और तद्भव शब्द यही होते हैं। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। कई बार क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाता है, मान लीजिए उन्होंने कोई एक शब्द यहाँ पे लिख दिया है, जैसे ये एक शब्द है घोटक। अब वो पूछ लेता है बताइए ये कौन सा शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है। तो घोटक शब्द जो है वो संस्कृत का एक शब्द है, हिंदी में इसको प्रयोग किया जाता है घोटक, हिंदी में इसको घोड़े के रूप में प्रयोग किया जाता है घोड़ा। तो घोटक से ये घोड़ा बन गया, संस्कृत में घोटक और हिंदी में इसको घोड़ा। तो यानी
घोटक शब्द जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है, घोड़ा शब्द जो है वो हिंदी का शब्द है। तो इसी प्रकार के शब्द होते हैं जैसे इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ परिवर्तन हो जाता है उन शब्दों में, तो वो होते हैं तत्सम और तद्भव शब्द। इसके बाद आते हैं इसमें तीसरे प्रकार के शब्द। तीसरे प्रकार के शब्द जो होते हैं इसमें वो होते हैं देशज शब्द। देखो, देशज शब्द वो शब्द होते हैं जो ना तो संस्कृत से भाषा में आए हैं और ना ही हिंदी में वो अपने आप ही हुए हैं। ये कुछ देसी भाषाओं के शब्द थे, इनको देशी शब्द भी कहा जाता है। ये देशी भाषाओं के शब्द थे। तो हमारे देश के अंदर बहुत सारी भाषाएं हैं। कहा तो ये जाता है कि हर एक 10 किलोमीटर के बाद हमारे यहाँ पे एक भाषा जो है वो बदल जाती है, भाषा का परिवर्तन होता है और होता भी है। तो हमारे देश में बहुत सारी जगहों पे ऐसे शब्द होते हैं जो उनके लिए पर्टिकुलर मीनिंग रखते हैं, पर वो शब्द ऐसा आपको पुस्तकों में या बुक्स दूसरी जगहों पे देखने को नहीं भी मिलते हैं। तो ऐसे ही शब्द होते हैं जो देसी शब्द थे, पर जब हिंदी बनाई गई, हिंदी भाषा को बनाया गया, इसकी व्याकरण को बनाया गया, इसमें शब्दों का चयन किया गया, तो उस समय में उन स्थानीय शब्दों को लेकर के उस भाषा में रख दिया गया। इसलिए वो शब्द जो होते हैं वो देशज शब्द कहलाते हैं। और देशज शब्द जो है हम उनके थोड़े से एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक शब्द है झोला, एक शब्द है झोला। अब झोला एक ऐसा शब्द है जो आम बोलचाल की भाषा में बना हुआ एक शब्द था। हिंदी में इसके लिए कोई पर्टिकुलर मीनिंग वाला शब्द नहीं था, तो झोला शब्द। उसके बाद लोटा, मान लीजिए जैसे संस्कृत है उसमें इसको कलश कहा जाता है, पर हम आम बोलचाल की भाषा में भी या वैसे भी इसको लोटा, हिंदी में भी इसके लिए कई जगह पे लोटा शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से टांग एक शब्द है, टांग। तो टांग शब्द जो है ये भी देसी भाषा का शब्द है, इसके लिए कोई अलग से शब्द नहीं था, तो टांग। इसी प्रकार से पगड़ी, पगड़ी शब्द है। अच्छा, कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो किसी एक निश्चित वस्तु के आधार पर रख दिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर किसी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर वहाँ पे कोई एक इंस्ट्रूमेंट है, चाहे वो कोई भी हो, मान लीजिए कोई काम करने का साधन है, पहनने का कोई साधन है, कपड़ा है, कोई गहना है, या इसी प्रकार से दूसरा कोई औजार है जिससे काम किया जाता है। इन औजारों के नाम उस स्थानीय लोगों ने स्थानीय भाषा के आधार पर रख दिए होते हैं। अब वहाँ पे भी हिंदी का प्रयोग तो होता ही है, तो वहाँ से उन शब्दों को उठा के भी हिंदी में प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं आपको एक शब्द बताऊंगा, एक शब्द है लाठी। अब लाठी शब्द जो है ये एक स्थानीय भाषा का शब्द है। कुछ जगहों पे तो इस शब्द को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, लाठी क्या होती है, पर आज भी बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ पे लाठी शब्द को जानते नहीं हैं, क्योंकि उन स्थानीय क्षेत्रों में वो निश्चित वो चीज़ नहीं होती है। तो कहीं पे ये इसको लकड़ी कहा जाता है, कहीं पे इसको डंडा भी कहा जाता है, तो कहीं पे इसको लाठी भी कहा जाता है। इसी प्रकार से पगड़ी, आप नॉर्थ इंडिया के अंदर अगर हो तो यहाँ पे आपको बहुत सारी जगहों पे ये एक परिधान है, पहनने का एक कपड़ा है, तो इसको पगड़ी कहा जाता है। सर के ऊपर इसको बांधा जाता है तो इसको पगड़ी। इसी प्रकार से आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो एक शब्द होता है साफा। तो साफा एक ऐसा शब्द है जो कई सारे क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है, जैसे हरियाणा, राजस्थान, इन क्षेत्रों में, यूपी के कुछ क्षेत्रों में साफा शब्द जो है इसका प्रयोग किया जाता है सर पे बांधने के लिए, जैसे पगड़ी है, इसी तरीके से साफा भी होता है। तो ये ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जो देसी भाषाओं से ले लेकर के हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। आज इनका स्थान हिंदी में है, तो इसलिए इनको देशज शब्द कहा जाता है। अब इसके बाद आते हैं इसमें विदेशज शब्द। अब विदेशज शब्द वो होते हैं जो विदेशी भाषाओं से लेकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। विदेशी भाषाओं से लेकर ये शब्द जो हैं हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। अब हमारे देश के ऊपर बहुत अलग अलग जगहों से आके लोगों ने बहुत समय तक राज किया। आपको पता ही है, अंग्रेज़ों ने लगभग 200 साल तक हमारे देश के ऊपर राज किया। तो आज क्योंकि हमारे देश के अंदर इंग्लिश जो है
वो एक बहुत बड़े तौर पर लिखी पढ़ी बोली भी जाती है। कई जगह पे तो कम्युनिकेशन का साधन ही इंग्लिश है उन लोगों को। जैसे हम नॉर्थ इंडिया से अगर आप साउथ इंडिया में जाओ तो आपको हिंदी ना आई हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर इंग्लिश आनी चाहिए। इसी तरीके से अगर आप जो हमारी ईस्ट साइड है, अगर आप उस साइड पे चले जाओगे तो वहाँ भी, यानी इंग्लिश जो है वो हमारे देश में काफ़ी लंबे समय तक अंग्रेज़ों ने राज किया, तो वो रही भी भाषा। इसके अलावा भी बहुत सारी भाषाएं हैं जो हमारे देश में रही हैं। तो हम सबसे पहले हम बात करेंगे, एक भाषा है अरबी भाषा। अब अरबी भाषा के कुछ शब्द जो हैं वो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा एक बात बताना चाहूँगा। आपने देखा होगा हमारे पास बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिनके नीचे कुछ एक बिंदी का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक शब्द है, आपने देखा होगा ये एक शब्द होता है और कुछ शब्दों के नीचे ये अचानक ही ये बिंदी आ जाती है। चलो मैं ड और ढ की बात नहीं करूँगा, ये हिंदी में भी होता है, पर इनको छोड़ के और भी बहुत सारे शब्द ऐसे हैं, वर्ण ऐसे हैं जिनके नीचे इस बिंदी का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये बाजार में ये ज के नीचे इस बिंदी का प्रयोग किया जाने लगा। अब इस बिंदी से परिवर्तन क्या हुआ, अब ये ज था पर ये ज नहीं, अब ये ज हो गया ज। अब ये बाजार नहीं बोला जाएगा, अब ये बोला जाएगा बाजार। अब ये ज की जगह पे ज की ध्वनि आएगी तो ये बाजार। अब ये जो बिंदी एक आई है, अब ऐसे शब्दों का प्रयोग जो थे वो अरबी लोग करते थे, इसलिए अरब के लोगों ने अपनी भाषा को थोड़ा सा इस प्रकार से फैलाया। जैसे आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, गालिब, मिर्ज़ा गालिब। अब ये अगर ये बिंदी ना हो तो ये गालिब है, पर अगर बिंदी आ गई है तो अब इसका फ़र्क देखिए क्या पड़ा है इसके प्रोनाउंसिएशन में। अब ये गालिब नहीं गालिब हो गया है, गालिब। अब गला जो है वो थोड़ा भर सा जाएगा, गालिब। अब ये गालिब है ना कि गालिब है। तो ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जो जिनके नीचे ये बिंदी आ जाती है और वो शब्द जो हैं वो अरबी भाषा के शब्द होते हैं। या अरबी की जगह पे अगर आपको कहीं कहीं फ़ारसी भी मिल जाए लिखा हुआ, आपको कई बार ऑप्शन में अरबी ना मिले तो फ़ारसी मिल जाए, तो ये फ़ारसी भाषा के शब्द हम इनको कहेंगे। तो ऐसे शब्द जिनके नीचे ये अचानक ही बिंदी आ जाती है तो इनको फ़ारसी भाषा के या अरबी भाषा के शब्द कहा जाता है। तो ऐसे शब्दों की पहचान यही होती है। तो विदेशी शब्दों में अरबी शब्द, इसके अलावा कुछ अंग्रेजी शब्द भी जो हैं वो आए हैं। अंग्रेज़ों ने बहुत समय तक राज किया तो जाहिर सी बात है उनके शब्द तो आएंगे ही। जैसे अभी अभी हमने बात की थी स्कूल, माफ़ कीजिए मैंने थोड़ा पहले इसको कहा था कि ये अरबी शब्द है, ये इंग्लिश शब्द है, वो गलती से हो गया। तो स्कूल जो है वो इंग्लिश शब्द है, स्कूल। वैसे हिंदी में इसको विद्यालय कहेंगे, अभी अभी हमने इसके बारे में एग्जाम्पल भी किया था, विद्यालय हिंदी में विद्यालय कहेंगे, पर स्कूल। अब आप लोग देखिए, अगर आप आज के टाइम में हिंदी में भी अगर एप्लीकेशन लिखते हो तो आप स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र इस प्रकार से आप बोलते हो, तो स्कूल शब्द जो है वो हिंदी में प्रयोग होने लग गया है। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे शब्द हैं। जैसे मैं कहूँ, एक शब्द है टिकट शब्द है। आप लोग मूवी देखने के लिए जाते हो तो जाने से पहले आप लोग टिकट खरीदते हो, बस में यात्रा करते हो टिकट, ट्रेन में यात्रा करते हो टिकट, प्लेन में जाते हो टिकट। तो ये जो टिकट है ये शब्द ही इंग्लिश है। हिंदी में इस शब्द का मतलब होता है पत्रक, हिंदी में इसको पत्रक कहा जाता है। तो टिकट शब्द हो गया, इंग्लिश शब्द हो गया। इसके अलावा बहुत सारे शब्द होते हैं। एक और मैं बताऊं आपको, जैसे डॉक्टर हो गया, डॉक्टर शब्द हो गया। डॉक्टर भी इंग्लिश भाषा का शब्द है, अंग्रेजी का शब्द है। हिंदी में इसको चिकित्सक कहा जाता है, चिकित्सक। एक शब्द है, देखिए मोटर शब्द है, मोटर। पंखा है तो उसमें भी मोटर है, कोई मशीन है मोटर है। तो मोटर शब्द एक ऐसा शब्द है जो इंग्लिश का शब्द है। हिंदी में शायद ITI जिन्होंने लोगों ने की है हिंदी से, वो लोग इसको जानते होंगे। इसको प्रेरक पेशी कहा जाता है, प्रेरक पेशी। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं हमें मिल जाएंगे जो दूसरी भाषाओं के शब्द हैं और वो प्रयोग किए जाते हैं आज हिंदी में। अब हमारे यहाँ पे फ्रांसीसी लोग भी आए, तो फ्रांस के कुछ लोग आए, उन्होंने अपने फ्रांसीसी शब्द दिए। आप एक चीज़ को जानते हो, काजू,
काजू एक शब्द है, ये फ्रांस का ही एक शब्द है। इसके अलावा कारतूस शब्द है, ये भी फ्रांस के लोगों के ही दिए हुए शब्द हैं। ऐसे शब्द होते हैं। तो इसी प्रकार से बहुत सारे शब्द। अब चाइनीज शब्द हैं, चीनी शब्द, जैसे चाय हो गया। इसी प्रकार से जापानी शब्द हो जाते हैं, जापानी शब्द हो जाते हैं रिक्शा। इसके अलावा जूता, मेरा जूता है जापानी, तो वो जापानी ही है। रिक्शा, यहाँ भी रिक्शा को रिक्शा कहा जाता है, जापान में भी रिक्शा। तो इस प्रकार से बहुत सारे भाषाओं के शब्द हैं जो हमारी हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। इन पूरे के पूरे शब्दों को तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज कहा जाता है। तो ये तो बात रही इसके एक भाग की, शब्द के चैप्टर के। अभी इसका एक भाग और है, वो हम कल की क्लास में यानी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो फिलहाल के लिए यही है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज शब्द जो होते हैं। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ भी आ गया होगा कौन कौन से शब्द होते हैं, कैसे इनको बनाया जाता है। तो इसकी एक लिस्ट आती है, आप उस लिस्ट को देख सकते हो, तो उसमें आपको सारा समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।